नाज़रीन इसराइल रीजन पर एक बड़ी जंग इंपोज कर रहा है। 2 साल में इसको मुकम्मल अलाउ किया गया, यानी इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनाई गई, चाहते ना चाहते हुए, और इसने जो भी किया पूरी इस्तेशना के साथ किया, लेकिन इसका मन नहीं अभी भरा है। इतने लोग मारे गए हैं लेकिन इसका जी अभी नहीं भरा है, और ये जो है वो मजीद मुल्कों को आप जंग के अंदर ड्रैग कर रहा है। अगर आप देखें तो इन 2 सालों के अंदर इसराइल अपने कोई स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव नहीं कर सका है, सिवाय इसके इसने सिर्फ सिविलियंस को निशाना बनाया है। तो अब एक डेस्परेट अंदाज के अंदर, यानी बिल्कुल हारा हुआ, ठीक है ना, बिल्कुल डेस्परेट अंदाज के अंदर एक बदमस्त हाथी की तरह जो है वो ये इधर उधर टक्करे मार पूरे रीजन को, दीगर मुल्कों को जो है वो इस जंग के अंदर ड्रैग कर रहा है। अब खबर ये आ रही है कि जो इसराइली जेट्स हैं वो इराक की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो गए हैं। इराक की एयर स्पेस के अंदर इसराइली जेट्स दाखिल हुए हैं, और इराक का जो इशू है वो बहुत सेंसिटिव है। एक ऐसा मुल्क जो अभी संभल रहा है, इराक स्टेबल नहीं है, इराक जो है वो अभी संभल रहा है। और नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन के सेशन में खड़े होकर इराक को धमकाया था, यानी कड़ी से कड़ियां मिलाया ना कि पीछे एक बैकग्राउंड मौजूद है। नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर इराक को धमका चुका है। और आप जरा देखिए ये भी ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा फेलियर था कि एक ऐसा शख्स जो यूनाइटेड नेशन के सबसे ज्यादा लोगों को मारने का जिम्मेदार है, जब से यूनाइटेड नेशन बना है सबसे ज्यादा जो इसके लोग मारे गए हैं, यूएन एम्प्लॉयज जो मारे गए हैं, वो गजा की इस जहरियत के अंदर मारे गए नेतन्याहू के ऑर्डर से। तो उस शख्स को यूएन में खिताब करने की इजाजत देना, और फिर वो यूएन में खड़े होकर मजीद मुल्कों को धमका रहा है, तो इससे बड़ी और खुली बदमाशी जब वो और क्या हो सकती है। और इसीलिए चाइना, रशिया, ईरान और ये सारे मुल्क का फैसला कर चुके हैं कि इस निजाम में जो है वो नहीं रहा जा सकता है। तो अब इराक को जब धमकाया और अब इनके जो जेट्स है वो वहां पर दाखिल हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि वो एक नया फ्रंट इराक के अंदर खोल रहे हैं, और जिसका मतलब यह होगा कि जंग सऊदीज और ईरानी बॉर्डर्स तक जब वो आ जाएगी। इराक को दोनों के बॉर्डर्स लगते हैं ना, तो जंग सऊदी बॉर्डर्स पर भी आ जाएगी और जो है वो ईरानी बॉर्डर्स पर भी आ जाएगी। तो ये एक नया फ्रंट और सूरत हाल और ज्यादा डेंजरस कर देने वाली बात है। उधर वेस्ट बैंक से खबर आ रही है, इसराइल ने साथ ही वेस्ट बैंक के अंदर एक लार्ज स्केल ऑपरेशन अग्रेशन जो है शुरू कर दिया है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों और टाउन्स के अंदर इसराइली फौज दाखिल हो रही है, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस कर रही है, बराह रास्त जब उनको शहीद किया जा रहा है, गोलियां मारकर जब शहीद किया जा रहा है। तो वेस्ट बैंक के अंदर जो वायलेंस है वो और बढ़ा दिया गया है। इससे पहले ड्रिल्स हो रही थी और हमने आपको रिपोर्ट किया था कि इसका खतरा है कि ये वायलेंस वहां पर करने जा रहे हैं। तो गजा में बमबारी, वेस्ट बैंक और लेबनान के हवाले से इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम फोर्सफुली हमला करने जा रहे हैं, हिजबुल्लाह फौरी अपने हथियार डाले। और साथ इसराइल को लेबनान का जो अचानक मैरीटाइम बॉर्डर है वो भी याद आ गया, यानी एक तो लैंड बॉर्डर है ना जिस पर इसराइल मुसलसल वायलेशन कर रहा है और कब्जे कर रहा है, तो अब जो मैरीटाइम बॉर्डर है, यानी जो समंदर से भी तो एक सी से भी डिमार्केशन होती है ना कि यहां तक आपके वाटर्स हैं, तो जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है उसका भी इशू इजराइल ने खड़ा कर दिया है। तो लेबनान गवर्नमेंट की जो वीकनेस है उसका नतीजा ये हो रहा है कि इजराइल तमाम तरफ से लेबनान को मजीद घेर रहा है और लैंड उसकी छीन रहा है, उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, और अब वो सी साइड से भी आ गया कि यहां भी ये सही नहीं है। जो पुराना एग्रीमेंट है उसको उसने खत्म करने का ऑलमोस्ट ऐलान किया है। वेनेजुएला की सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है, जिसके बारे में फॉक्स न्यूज ये कह चुका है कि हमला होने जा रहा है, ये कंफर्म है। और कुछ और आज नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसा कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है वो आज कैरेबियन मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वाज़ेह एक्टिविटीज हैं। फिर जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो ट्रिनिडाद, जो वेनेजुएला के बिल्कुल साथ एक आइलैंड कंट्री है जहां पर अमेरिकन फोर्सेस इस वक्त डिप्लॉय हैं, वहां पर पहुंचे हैं और वो मुलाकातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक तैयारी जब वेनेजुएला पर हमले की हो चुकी है, और यूक्रेन रशिया की जंग और ज्यादा तेज हो रही है। अब पीस टॉक साथ साथ चल रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जंग तेज हो रही है। यूक्रेन ने बहुत बड़े हमले रशिया पर किए और रशिया ने उससे 2 गुना बड़े हमले आज फिर यूक्रेन के ऊपर किए और दारुल हुकूमत को जब निशाना बनाया है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। इराक के अंदर जेट्स दाखिल हुए हैं, इराक एक नए फ्रंट के तौर पर सामने आ रहा है। इराक जो है नाज़रीन वो ईरान की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने सबसे पहला जो दौरा किया वो इराक का किया, ठीक है। और इन पिछली 4 दहाइयों में अगर आप देखें तो अगर किसी मुल्क ने ईरान को इन्वेड किया है तो वो एक ही कंट्री है, दैट इज इराक, ठीक है ना। एक ही मुल्क ने ईरान के ऊपर अटैक किया, इराक ने। तो इस तरह इराक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इराक की एयर स्पेस को इस्तेमाल किए बगैर ईरान पर हमला नहीं हो सकता। यानी इजराइल ने अगर ईरान पर हमला करना है तो इराक की एयर स्पेस उसको चाहिए ही चाहिए। और ये जो इराक और सीरिया की डिस्ट्रक्शन थी, दैट वाज पार्ट ऑफ द अटैक ऑन ईरान, क्योंकि अगर ये दोनों मुल्क स्टेबल होते तो फिर इजरायली जेट्स कहां से जाकर ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करते। तो सीरिया को तबाह करना भी एक मकसद था, इराक को तबाह करना भी एक मकसद था, लेकिन इन दोनों को तबाह करना इसका एक मकसद यह भी था कि ईरान पर हमला इन दोनों को तबाह किए बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए इजराइल जब वो कभी इन दोनों मुल्कों को स्टेबल जब नहीं होने देगा। तो अब उनके जेट्स जब इराक के अंदर दाखिल हो गए हैं, इजरायली वॉर प्लेन्स इन्वेड इराकी स्काइज, इन्वेड, और सीरिया और इराक की खास तौर पर जो एयर स्पेस है वो तो अमेरिकन के कंट्रोल में है। तो आप देखिए जहां जहां पर अमेरिकन मौजूद हैं वो इजरायली
कैसे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। लेबनान में वो सीज़ फायर के मुहाफ़िज़ हैं, गजा में वो सीज़ फायर के मुहाफ़िज़ हैं, दमिश्क में उनको बेस चाहिए, ठीक है। तो इराक की एयर स्पेस अमेरिका कंट्रोल करता है। तो इजरायली जो जेट्स हैं वो इस तरह से वहां पर दाखिल हुए कि बड़ी हाई स्पीड के साथ उन्होंने फ्लाई किया, जिससे सोनिक बूम जो है वो क्रिएट हुआ, यानी जो साउंड क्रिएट होती है हाई स्पीड के साथ। तो इट वाज डेंजरस गैम्बल दैट कुड इजीली इग्नाइट ब्रॉडर क्योस। तो अब आप देखिए, लेबनान पर बमिंग हो रही है, साथ शाम पर बमिंग हो रही है, और जंग है, सारे मामलात हैं, साथ इराक है, ठीक है। ये तीन, आप देखिए, तीन बड़े मुल्कों पर इजराइल बमिंग कर रहा होगा, और इतनी बड़ी जंग इजराइल लड़ नहीं सकता अगर वेस्ट से मुसलसल सप्लाई ना आ रही हो। तो अगर आप नोट करें तो ये वेस्ट की जंग है ऑन ओआईसी। अब वो समझे ना समझे एक अलग बात है, लेकिन वेस्ट यही समझता है ये वेस्टर्न वॉर है ऑन ओआईसी। तो इतनी बड़ी जंग, और देखिए ना, एक नेतन्याहू और एक ये एंटिटी जो मिलियंस ऑफ लोगों के मरने की जिम्मेदार है, जिस वक्त दुनिया के सबसे बड़े क्राइम्स कर रही है, द ओनली एंटिटी विच इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म। ये दुनिया में एक ही एंटिटी है जो इस तरह से स्टेट लेवल के ऊपर टेररिज्म कर रही है, इसके अलावा दुनिया में कोई और कंट्री नहीं है। सो वेस्ट उसको प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी जंग इजराइल लड़ ही नहीं सकता अगर पीछे से मुसलसल असलहा सप्लाई ना आ रही हो। तो ये एक बात हो गई। और दूसरा, लेबनान, शाम, इराक, ईरान, इराक के बाद ईरान, यानी जब इराक पर हमला हो गया तो इट्स मीन किसी भी वक्त ईरान तो फिर स्टैंड बाय के ऊपर खड़ा होगा। कितना टाइम लगता है जेट्स को आगे आने में। और ईरान के बाद कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, जिसके बारे में इजरायली ओपनली धमका चुके हैं कि ईरान के बाद अगली बारी पाकिस्तान की है, तो उनकी जरूरत नहीं होगी इधर आने की, लेकिन उनके मकासद जरूर हैं, और ईरान के बाद वो समझते हैं। तो अगर ये खुदा ना खास्ता, मतलब ये तीनों मुल्क तो स्टेबल नहीं है, लेबनान, शाम, इराक, तो ईरान को भी वो वैसा ही इराक और शाम जैसा बनाना चाहते हैं। यहां पर भी तो खाना जंगी ही वो चाहते हैं ना। तो इसके असरात क्या पाकिस्तान पर नहीं होंगे? डेफिनेटली इसके असरात जब पाकिस्तान पर होंगे। तो पाकिस्तान जो रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान जंग के अंदर गया था, वो इसी वजह से गया था कि भाई अफगानिस्तान के बाद रशिया का मकसद तो इंडियन ओशन को एक्सेस करना है, तो अफगानिस्तान से तो एक्सेस नहीं होगा, तो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान पर अटैक होगा, जिसके बाद वो इंडियन ओशन को एक्सेस करेंगे। तो इसलिए अफगान वॉर में पाकिस्तान गया था। तो यहां भी तो ईरान जंग में फिर वही स्ट्रेटेजिक एम है कि वो खुलेआम करेंगे पाकिस्तान अगला निशाना है। तो पाकिस्तान को इस एंगल से ज़ाहिर है वो देख रहे होंगे जो मुलाकातें इस वक्त अली लरजानी और ये सारी हुई हैं। तो इजराइल अब ये बयानिया बना रहा है कि इराकी रेजिस्टेंस जब डिसार्म हो जाए। आप सोचें, मतलब ये कितनी अजीब बात है कि पूरी दुनिया मिलिटराइजेशन की तरफ जा रही है, और यहां पर इनकी लॉजिक ये है कि फलाना भी डिसार्म हो जाए, वो भी डिसार्म हो जाए, वो भी डिसार्म हो जाए। और इसमें एक चीज वो भी याद रखें कि रिसेंटली जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उन्होंने भी धमकाया है इराक को। तो इराक एक पूरा फ्रंट जब खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब वो कह रहे हैं लेबनान की रेजिस्टेंस डिसार्म हो, इराक की रेजिस्टेंस डिसार्म हो, हमास डिसार्म हो। यानी इजराइल जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, जिसके पास सबसे लीथल वेपन्स हैं, और सबसे बढ़कर उसके पास इंप्यूनिटी है, वो सेल्फ डिफेंस में, और उसको खतरा है हमास से भी, उसको इराकी रेजिस्टेंस से भी खतरा है, उसको हिजबुल्लाह से भी खतरा है, जिसने एक साल में गोली भी नहीं चलाई। तो अब आप देखें ना कि ये पैटर्न किस तरह से इंपोज किया जा रहा है, सबको जंग में जब डरा किया जा रहा है, मुसलसल इस वायलेंस का नतीजा जो क्या निकलेगा। और इराक को फिर से जंग में ड्रैग करना, ये बहुत ही खौफनाक नतीजे जब लेकर आने वाला है। तो ये एक सूरत हाल हो गई। अच्छा, अब इसके साथ जो है वो लेबनान की सूरत हाल क्या है। साइप्रस जो है नाज़रीन, साइप्रस और लेबनान, इनका आपस में एक एग्रीमेंट हो रहा है मैरीटाइम बॉर्डर्स के हवाले से। दो तरफा उनके आपस में डिस्कशन है जो हो रही है, ठीक है ना। उसमें अपनी वो चीजें बायलैटरल रिस्पेक्टिव अंदाज में, यानी जो जैसे स्टेट्स आपस में डिस्कस करती हैं वो डिस्कस कर रही हैं कुछ इश्यूज। अचानक उसमें इजराइल खड़ा हो गया, कहता है जो हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है वो भी सही नहीं है, इसमें भी खराबियां हैं, और अब हम उस मायदे को तोड़ रहे हैं। इन फ्यूचर बहुत जल्द हम उसको सही नहीं समझ रहे, और हमें जो है कोई नए एग्रीमेंट की जरूरत है। यानी वो सी साइड से भी अब लेबनान को घेरने जा रहा है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कहता है हम अपनी जो एग्रीमेंट है मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट, इसको रिव्यू करने जा रहे हैं, इन विच इंक्लूड्स वीकनेसेस एंड प्रॉब्लमेटिक इश्यूज। इस एग्रीमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं। द मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट विद लेबनान हैज वीकनेसेस एंड प्रॉब्लमेटिक इश्यूज ऑल अरेबिया। मतलब एक जस्टिफिकेशन, आप पता नहीं वो सी साइड से आप लेबनान के ऊपर क्या, तो ये जो वीक पोजीशन है ना लेबनीज गवर्नमेंट की, ये कुछ भी काम नहीं आ रही। तो आप ये कहिए कि इजराइल जो अपना घेरा है वो तंग करता चला जा रहा है लेबनान पर, उसकी लैंड मजीद छीन रहा है, अब उसको सी साइड पे आ गया कि यहां पर भी इश्यूज है। हालांकि इजराइल तो ऑक्युपायर है, तो मतलब लेबनान कैसे कोई इजराइल की अगर कोई मफादात है तो उस पर हमला कर सकता है? लेबनान में तो ये ताकत ही नहीं है, और एक एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है, अब उनको उसमें भी इश्यूज नजर। तो ये कुछ भी रहम की भीख जो लेबनीज गवर्नमेंट मांग रही है, ये इनके कुछ काम नहीं आएगी, और डिप्लोमेसी भी इनके कुछ काम नहीं आएगी। अच्छा जी, फिर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो कि वॉर क्रिमिनल है, इसने फिर धमकाया है। सोचिए ना, मतलब इतने बड़े वॉर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, जिसको आलमी अदालत ने वारंट जारी किए हुए हैं, वो इतनी आसानी के साथ सारे मुल्कों को धमका रहे हैं, असैसिनेशंस कर रहे हैं। तो पीछे मुकम्मल वेस्टर्न अगर प्रोटेक्शन ना हो
تو وہ اس طرح سے یہ سروائیو کر سکتے ہیں, اس طرح سے یہ جنگیں جاری رکھ سکتے ہیں. تو یہ پوری ویسٹرن وار ہے جو OIC ورلڈ کے اوپر ہے, وہ اگر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو نہ کریں. So if Hezbollah does not surrender their weapons by the end of the year, we will act forcefully again. We do not trust Hezbollah کہ وہ اپنے آپ ڈسارم ہو جائے گی, and Washington has given until the end of the year. یعنی وہ جیسے اسرائیل جو ہے وہ مسلسل امریکن کور میں کام کرتا ہے. جیسے ٹرمپ جب آیا تو اس نے کہا کہ فلسطینی ڈسپلیس ہوں گے, تو پھر نتنیاہو اور اسرائیل نے یہی منترا اپنایا کہ ہم تو ٹرمپ پلان کو اپلائی کر رہے ہیں. اس کے بعد باقی بھی 2-4 بار ٹرمپ نے کچھ باتیں کی, پھر اسرائیل نے کہا ہم تو ٹرمپ پلان کو اپلائی کر رہے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ امریکہ نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اس سال کے آخر سے پہلے حزب اللہ ڈسارم ہو جائے. تو اب وہ اسی کور میں کام کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو امریکن ڈیڈ لائن ہے جس کو ہم انفورس کروا رہے ہیں. تو اب دیکھیے امریکہ جو وہ کتنا انٹرسٹڈ ہے, اس کا سارا فوکس حزب اللہ کے اوپر ہے کہ حزب اللہ ڈسارم ہو جائے, حزب اللہ ڈسارم ہو جائے, جو اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں حزب اللہ از نو تھریٹ ٹو اسرائیل. حزب اللہ ایک پیورلی ڈیفینسو فورس ہے جو صرف لیبنان کے دفاع میں اس وقت حرکت میں آتی ہے جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حملہ کر رہیں گے یا ان کے جنگ جو تل ابیب میں جا کر داخل ہو جائیں گے, وہ پیورلی ایک ڈیفینسو فورس ہے. لیکن وہ البتہ اس راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ نارملائزیشن میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. نارملائزیشن جس کا مطلب سبجوگیشن ہے. اور حزب اللہ از دا اونلی فورس جو ایک منظم اور سوفسٹیکیٹڈ فورس ہے جو اسرائیل کے پلانز کو چیلنج کر سکتی ہے. یہ ان کو حزب اللہ سے مسئلہ ہے, اور جو حزب اللہ کی آئیڈیالوجی ہے اس سے ان کو مسئلہ ہے. تو اب وہ واشنگٹن کور میں, بھئی اب امریکہ کو کیا ہے ہزاروں کلومیٹر دور کہ حزب اللہ جب ڈسارم ہونی چاہیے, تو پھر اسرائیل سے بھی کوئی کنسیشن لینا. تو یہ امریکن کور میں ایک نیا منصوبہ, اور اس میں لیبنیز گورنمنٹ کی پوزیشن اگین وہ امپورٹنٹ ہوگی. اور ابھی تک ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کی نہ اسٹیٹمنٹس پہ کوئی تبدیلی ہے نہ انٹینشنز میں کوئی تبدیلی ہے, اور جو ان کی ویک پوزیشن ہے وہ اسی کو کیری کر رہے ہیں. تو اسرائیلی ڈیفینس منسٹر نے ایک بار پھر دھمکا دیا ہے کہ وہ فورسفلی اٹیک لیبنان پر کرنے جا رہا ہے, ایک ایسے ماحول میں جب IRGC نے کہا ہے کہ ہم پہلے حملے پر رسپونڈ کریں گے, اور جب حزب اللہ یہ اسٹڈی کر رہی ہے کہ رسپونڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور اس بات کو اسٹڈی کر رہی ہے کہ جو نتنیاہو کا ٹریپ ہے ریجن کو جنگ میں ڈرا کرنے کا, اس کو کیسے دیکھنا ہے. ادھر مصر کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. مصر نے کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر لیبنان کے ساتھ ہیں, اور ڈیپ کوآرڈینیشن ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان جاری ہے, اور پریزیڈنٹ جو ہے لیبنان کے ان کے ساتھ جاری ہے. اور لیبنان کی سیکیورٹی اور جو سٹیبلٹی ہے یہ ایجپٹ کی ٹاپ پریورٹی ہے. یہ ہماری پالیسی کی اولین ترجیح ہے کہ لیبنان جو سٹیبلائز رہے. لیکن اب سپورٹ کرتے ہیں, کس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یعنی کیا اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں جو حزب اللہ کا سٹانس ہے, یا اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ حزب اللہ کو ڈسارم ہونا چاہیے؟ تو مصر نے جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. کائرو میں ملاقات ہوئی ہے جس میں ڈسکس کیا گیا جو سیکنڈ فیز آف دا ایگریمنٹ ہے کہ اسرائیل وڈرا کرے. یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں, لیکن یہ کوئی یعنی عملی اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس باتیں ہیں, کیونکہ اسرائیل کے حملے جب جاری ہیں. اور ساتھ اب اسرائیل نے جب ویسٹ بینک کے اوپر لارج سکیل جو اٹیک ہے وہ شروع کر دیے. وہاں پر ڈرلز ہو رہی تھی اور اس سے بالکل واضح تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. جیسے اس وقت گولان ہائٹس اور لیبنان بارڈر پر ڈرلز ہو رہی ہیں, تو ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو ویسٹ بینک میں ڈرلز ہو رہی تھی, تو آج انہوں نے بہت سارے ٹاؤنز میں اور خاص کر ناردرن ویسٹ بینک میں ایک وائڈر آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا آن دا نیم آف ٹیررزم. شن بیت نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ وہ began a wider operation to thwart terrorism in the north of the West Bank. وہ ایک ایک ٹاؤنز میں داخل ہو رہے ہیں, اس کو گھیر رہے ہیں, اس کو کٹ آف کر رہے ہیں اور ڈسپلیس کر رہے ہیں, گھروں کو گرا رہے ہیں. پراپر وار کرائم جو اس وقت کمٹ کیے جا رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر. The Israeli occupation stormed the town with dozens of armored vehicles and machinery under drone cover. اوپر سے ڈرونز ہیں, نیچے درجنوں وہیکلز ایک ایک ٹاؤن میں جب وہ داخل ہو رہی ہیں. اور اسرائیلی آرمی نے ملٹری ری انفورسمنٹ جب نور شمس کیمپ میں تلکرام کے اندر بھیجی ہیں. 3 بریگیڈز ہے وہ اس وقت اسرائیل کی حصہ لے رہی ہیں ویسٹ بینک آپریشن میں, اور کرفیو لگایا جا رہا ہے, روڈز بند کیے جا رہے ہیں, اور ٹاؤنز کو باقی ویسٹ بینک ایریا سے مکمل طور پر کٹ آف کیا جا رہا ہے, کوئی سپلائی ان تک نہ پہنچ سکے. اور فلسطینی فیملیز کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو جو وہ ملٹری بیرکس میں تبدیل کر دیا, یعنی ان کو گھروں سے نکال کر وہاں پر وہ فوج آ کر بیٹھ گئی ہے, اور ٹاؤنز کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. یہ اس وقت ویسٹ بینک کی صورتحال ہے. تو مسلسل وائلنس ہے وہ بہرحال جاری ہے. اور نیبلس میں فلسطین کے کمانڈر شہید ہوئے ہیں. 1.5 سال اسرائیل جب وہ ان کو تلاش کرتا رہا, 1.5 سال کے بعد ان کو اساسینیٹ کیا گیا ہے. ریزسٹنس فائٹر اشتہا martyred after 1.5 years of Israeli pursuit. حماس اینڈ پیلسٹینین فیکشن مون اس کا غم وہ منا رہے ہیں. Condemned his killing in Nablus, part of Israel's escalating aggression across West Bank. 1.5 سال تک اسرائیل ان کو تلاش کرتا رہا ہے, اور آج جب ان کو شہید کیا گیا ہے, اساسینیٹ کیا گیا ہے. تو دیکھیں نا, حماس حزب اللہ اس اگریشن کو ایبزارب کر رہے ہیں, لیکن آخر کب تک؟
देखिए अंदर से भी तो प्रेशर होता है ना, हमास के अंदर कितना प्रेशर होगा कि आप रिस्पॉन्ड करें, हिजबुल्लाह के अंदर कितना प्रेशर होगा रिस्पॉन्ड करें, ईरान के अंदर भी दो ओपिनियंस होगी कि हमें जो है वो इस पर जवाब देना चाहिए। तो अंदर से भी तो प्रेशर होता है ना कि हमें वीक नहीं दिखना है। तो हमास ने कहा है कि इजराइल ने जो ऑपरेशन वेस्ट बैंक के अंदर शुरू किया है, तो ये वेस्ट बैंक के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल इजराइल हासिल करना चाहता है। तो जॉर्डन जो है उसको कुछ हासिल नहीं होगा इजराइल के लिए जाने वाले मिसाइल रोकने से, इजराइल को इंटेलिजेंस शेयर करने से, जब गजा में ये सारा कुछ हो रहा और इजराइल के साथ तिजारत बढ़ाने से, ये सारी ताबेदारी करके उसको जब कुछ हासिल नहीं होगा। इजराइल कोई रहम नहीं खाएगा। जॉर्डन के हवाले से वो बात कर चुके हैं, सिनाई के ऊपर उनकी नजरें हैं, जब वक्त आएगा तो वो इन दोनों मुल्कों पर भी हमलावर होंगे और वेस्ट बैंक के लोगों को वो जॉर्डन में धकेल कर जॉर्डन को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो इन मुल्कों को तैयारी कर लेनी चाहिए और आज वक्त है कि ये खड़े हो जाएं, ये इंतजार करते रहें कि फलस्तीनियों को उनकी नस्ल कुशी करते रहें और फिर एट द एंड आखिरकार वक्त आ जाए कि वो फलस्तीनियों को इधर डिस्प्लेस करें। तो इनको आज स्टांस लेना चाहिए, बल्कि अक्टूबर 7 के फौरी बाद इनको स्टांस लेना चाहिए था। ये जब इजराइल के डेली हमलों को अलाउ करते हैं तो ये वो सबसे बड़ी गलती है जो ये करते हैं। और फिर इजराइल उसका नतीजा ये नहीं होता कि इजराइल पीछे हटता है, बल्कि इजराइल मजीद अग्रेशन करता है, मजीद एस्केलेट करता है। ये उसकी डॉक्ट्राइन है। तो इस वक्त जो अमेरिकन चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ये टोबागो जो आइलैंड कंट्री है वेनेजुएला के बिल्कुल साथ, जहां पर अमेरिकन वॉरशिप्स मौजूद हैं, अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, तो यहां पर पहुंचे हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन विजिट है। अमेरिकन चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनकी फोर्सेस के साथ मुलाकात हुई है और इस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के साथ जहां पर अमेरिकन फौजें आकर बैठी हैं। तो ये बिल्कुल एक तैयारी है, ये डराने के लिए ये फौज नहीं है। ये वाला बिल्डअप जो है वो बिल्कुल एक जंग का है और ऊपर से ये मुलाकातें। तो साथ ही जो वॉर सेक्रेटरी हैं वो डोमिनियन रिपब्लिक, अगर आप मैप पर देखें तो जो पोर्टो रिको है, एक तरफ क्यूबा है और दरमियान में हेती और साथ डोमिनियन रिपब्लिक, तो यहां पर आज वो विजिट पर आ रहे हैं। इसके साथ ही पोर्टो रिको बेस है जो इस वक्त सबसे मेन बेस होगी कैरेबियन पर और वेनेजुएला पर हमले लॉन्च करने के लिए। तो वॉर सेक्रेटरी यहां पर पहुंच रहे हैं। ये दौरे मामूली नहीं होते। तो ये सारी यानी वो चीजें डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई जब हमने बड़ी जंग छेड़ी है तो क्या करना है, कैसे। तो ये सूरत हाल है। और प्रेसिडेंट मडूरो ने कहा है वी विल डिफेंड वेनेजुएला अगेंस्ट एनी थ्रेट एंड विक्ट्री विल बी आवर एलाई। हम हर सूरत में वेनेजुएला को जो है डिफेंड करेंगे। और रशिया यूक्रेन जो है वो एस्केलेट कर रहे हैं अटैक्स, जबकि अमेरिकन पीस प्लान जब उसमें डिस्कशंस हो रही हैं और ज़ेलेंस्की जब वो अमेरिका जा रहा है वहां पर ट्रंप के साथ मुलाकात करेगा, तो इधर जब वो हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन ने अटैक करते हुए रशिया में 20 बिल्डिंग्स को डैमेज किया, जिसमें हॉस्पिटल भी शामिल है। और रशिया ने फिर इससे भी डबल अटैक्स वो यूक्रेन के ऊपर किए हैं। और इधर ताइवान और पैसिफिक यहां पर भी जो एस्केलेशन है मुसलसल बढ़ रही है, क्योंकि जापान जो वो मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहा है। तो कल चाइना के प्रेसिडेंट बड़े साफ अल्फाज में ट्रंप को कहा कि ताइवान वापस करना होगा चाइना को। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।